आज का जो हमारा टॉपिक है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित हमारा लेक्चर 3 आज हम लोगों को देखना है कि लेक्चर 3 में क्या क्या हम लोगों को देखना है। इससे पहले के जो टॉपिक हम लोग देखे हैं इसमें हम लोग डिटेल्स में हम लोग देख चुके हैं कि खनिज क्या होता है, एस क्या होता है, गैंग क्या है, शुद्रावक क्या है, स्लैग क्या होता है, सांद्रण की विधियां क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखे हैं। आज का जो हम लोगों को टॉपिक देखना है ये मुख्य रूप से टॉपिक देखना है कि सांद्रण में जो हम लोगों ने 3-4 प्रोसेस देखा था। एक प्रोसेस गुरुत्व पृथक्करण विधि थी, दूसरा फेन उत्प्लावन विधि था, चुंबकीय पृथक्करण विधि था। इन सारी विधियों को देखा था हम लोग। आज हम लोग लेविगेशन मेथड के बारे में देखेंगे और हम लोग लीचिंग मेथड के बारे में देखेंगे, इन दो के बारे में। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है और फिर अंततः शोधन प्रोसेस को देखेंगे। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जो मेटलर्जी है, इस मेटलर्जी के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम लोग थोड़ा सा आज बारीकी से देख लें और तब नेक्स्ट डे से कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो हमारा 4 इम्पोर्टेंट मेटल है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया से संबंधित मुख्य रूप से जो हम लोग देख रहे थे ये जो हमारा धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं इसमें आप देख चुके हैं अयस्क का कूटना एवं पीसना। इस प्रोसेस को हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्रशर की सहायता से हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर मशीन की सहायता से डस्ट रूप में ढाल देते हैं। इसके बारे में आपने देखा था। फिर हम लोग अयस्क का सांद्रण देखे थे, है ना। इस अयस्क के सांद्रण में अभी तक हम लोग बहुत सारी विधियों को देख चुके हैं। हम गुरुत्व पृथक्करण विधि देख चुके हैं, हम लोग फेन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन विधि देख चुके हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि देख चुके हैं। इन सब के अलावे हम लोगों को आज देखना है द्रव चालन विधि, द्रव चालन धोबन विधि जिसको लेविगेशन भी कहते हैं, और निश्चालन विधि के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि निश्चालन क्या होता है ना। इन दोनों टॉपिक के खत्म हो जाने के बाद तब हम लोग को देखना है धातु का पृथक्करण किस तरह से किया जाता है और उसके बाद हम लोगों को देखना है धातु का शोधन क्या होता है। तो आइए इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले द्रव चालन धोवन विधि या लेविगेशन क्या होता है। आज जो हम लोगों को देखना है कि ये जो हमारा द्रव चालन विधि है, ये द्रव चालन विधि या लेविगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को देखना है। ये लेविगेशन, इसको देखिए, लेविगेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं जरा से इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप एक फिगर देख पा रहे होइएगा। इस फिगर में आप देखते होइएगा कि यहाँ पर हम लोग जो अयस्क लेते हैं, हमारा जो ओर है जो हम लोग पृथ्वी के भूपट्टी से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उसे हम लोग डस्ट रूप में जब ढालते हैं क्रशर की सहायता से, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर मशीन की सहायता से हम लोग उसको क्या करते हैं तो डस्ट रूप में ढाल लेते हैं, पाउडर के रूप में ढाल लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होइएगा कि ये पाउडर ओर के रूप में दिखाया जा रहा है। इस पाउडर के रूप में ढालकर हम लोग इससे यहाँ पर इसको डालते हैं और यहाँ सेटिंग ऑफ द ओर की ओर दिखाया जा रहा है। यहाँ ये गैंग है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे में ये वाटर को दिए हुए हैं और यहाँ पर डालने के बाद इस ये जो हमारा पाउडर रूपी ओर्थ है इसको इसमें डालते हैं, घोलते हैं और घोलने के बाद छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, इसको बैठने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं तो कुछ देर के बाद इसमें इसको जैसे जैसे वाटर का फ्लो इसमें हम लोग देते जाते हैं, नीचे से जो हमारा वाटर का फ्लो इसकी ओर चला जाता है और ऊपर से पाउडर गिर रहा है, तो ये क्या होता है कि इसको वो काफ़ी स्पीड से इसके पार्टिकल्स को मोमेंट लाता है और पार्टिकल्स में मिले हुए जो कुछ अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को, जो अशुद्धियां वास्तव में हल्की होती है, वो यहाँ से तैरती हुई इस तरह से वो बाहर निकल जाती है और जो हमारा भारी रूप में जो हमारा अयस्क है वो नीचे बैठ जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस लेविगेशन मेथड में अयस्क जो होगा वो भारी होगा, अयस्क जो होगा वो क्या होगा, भारी होगा, है ना। और हमारा जो गैंग है वो गैंग हल्का होगा, गैंग जो है हमारा वो क्या होगा,
बिल्कुल हल्का होगा, जिसके कारण यहाँ का जो वाटर से प्रेशर दिया जाता है तो उस प्रेशर के कारण यहाँ पे गैंग ऊपर की ओर चला जाएगा और ये इसकी ओर होके बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये जो हमारा ओर है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में सांद्रित रूप में नीचे बढ़ जाता है, फिर इसे हम लोग यहाँ से इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से द्रव चालन धोबन विधि किया जाता है। ऐसे नाम भी है धोबन विधि, यानी हम लोग इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग धोते हैं अयस्क में मिले हुए जो हमारा जो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है धातु को प्राप्त करना, धातु का सांद्रण करना, उसे हम लोग धोते हैं और उनके ऊपर में जितनी भी गंदगियां होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस मेथड की सहायता से हम लोग द्रव चालन धोबन विधि अर्थात लेविगेशन मेथड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसका सांद्रण कर लेते हैं, है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा है निच्छालन विधि। इस निच्छालन विधि को देखने की कोशिश करते हैं कि ये निच्छालन विधि क्या है। ये निच्छालन विधि जिसे हम लोग लीचिंग भी कहते हैं, निच्छालन विधि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग भी कहते हैं। आइए देखें निच्छालन विधि क्या है। कहते हैं इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे अयस्क का चुनाव करें जो क्या करता हो, एक विशेष प्रकार के विलायक में घुल जाता हो। एक विशेष प्रकार के विलायक में क्या हो जाता हो, घुल जाता हो। यहाँ इसलिए दिया गया है कि इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। विलायक में सिर्फ अयस्क घुलता है। यहाँ पर क्या होता है कि विलायक में सिर्फ अयस्क घुल जाता है और अशुद्धियां नहीं घुल पाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि अशुद्धियों को हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना। अशुद्धियों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट हैं। हम सभी जानते हैं एल्युमिनियम के अयस्क क्या होते हैं, बॉक्साइट। ये Al2O3 इंटू H2O के रूप में होता है ये बॉक्साइट। अब ये जो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट में Al2O3 के अतिरिक्त अशुद्धि के रूप में Fe2O3 और SiO2 मिले हुए होते हैं, है ना। ये जो हमारा बॉक्साइट अयस्क है, इसको देखिए, एल्युमिनियम का जो अयस्क प्रमुख अयस्क जो इससे भारत में एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है वो अयस्क है हमारा बॉक्साइट अयस्क। इसी बॉक्साइट अयस्क का आप यहाँ सूत्र देख रहे हैं। इस कहता है बॉक्साइट में Al2O3 के अतिरिक्त यहाँ पे अशुद्धि के रूप में Fe2O3 और SiO2 उपस्थित रहता है। अशुद्धि के रूप में ये उपस्थित होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ 473 से 523 केल्विन पर निच्छालित करते हैं। अर्थात उसमें डालकर इसको हम लोग घोलते हैं, विलायक में इसको मिलाकर गर्म करते हैं। Al2O3 इस विलयन में घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। इस विलयन में घुलकर क्या कर लेता है, वो सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। अर्थात हमारा जो Al2O3 है वो Al2O3 उस विलयन में घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर लेता है। जबकि अशुद्धियां जो होती है वो बिना घुले अपशिष्ट के रूप में रह जाती है और हम लोग फिर क्या करते हैं, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। पुनः छनित विलयन में काफी जल डालकर उसमें थोड़ा क्या किया जाता है, Al2O3 का अवक्षेप वो जो प्राप्त होता है, उस प्राप्त हमारा जो मिश्रण है उसमें Al2O3 का अवक्षेप मिला देते हैं और 248 से 323 केल्विन ताप पर उसको मिलाकर खूब हिलाते हैं, उसको मिक्सचर करते हैं। Al2O3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट का जल अपघटन होने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इसी अवक्षेप को छानकर सुखा लिया जाता है। तत्पश्चात इसे गर्म करके शुद्ध Al2O3 की प्राप्ति कर ली जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया, इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो लीचिंग विधि है, निच्छालन विधि है, एक ऐसी विधि जिस विधि में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के विलायक का प्रयोग करते हैं और उस विलायक में हम उस निश्चित अयस्क को मिलाते हैं। एक ऐसे अयस्क का चुनाव करते हैं और एक ऐसे विलायक का चुनाव करते हैं जिसमें विलायक जाकर क्या होता है, घुल जाता है और अशुद्धियां नहीं घुलती है। विलायक घुल गया, अशुद्धियां नहीं घुली, फलस्वरूप हम
उन अशुद्धियों को क्या करते हैं, पात्र से पृथक कर लेते हैं। और पृथक करने के बाद जो हमारा शुद्ध रूप में यानी सांद्रित रूप में जो हमारा अयस्क है, उस अयस्क को फिर हम लोग गर्म करके बाहर निकाल लेते हैं और हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग जरा सा इसको फॉर्मूला के रूप में देखें किस तरह से ऐसा हो रहा है। ये जो अभी अभी ले रहे थे हम लोग देखे थे, इसमें देखिए जरा सा हमारा ये जो बॉक्साइट अयस्क है अर्थात Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O, ये हमारा बॉक्साइट अयस्क है। इस बॉक्साइट अयस्क को क्या करते हैं हम लोग, तो गर्म कर देते हैं। जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा Al2O3 प्लस ट्वाइस H2O। ये वास्तव में जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ जाती है ना, ऊपर हट जाती है। अब ये जो हमारे पास बचा Al2O3, ये Al2O3 को हम लोग NaOH के सांद्र विलयन में, NaOH के सांद्र विलयन में घोलने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ये सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पर जलवाष्प के रूप में ये बाहर निकल गया। अब देखिए ये जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, जल में काफ़ी ज़्यादा इसको मिलाते हैं, है ना, जल प्रवाहित करते हैं, जल से इसको मिक्स करते हैं, तब जाकर हमें पुनः मिल जाता है NaOH, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम यहाँ पे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें मिल जाता है Al2O3 प्लस थ्राइस H2O। अब ये जो हमारा Al2O3 है यह सांद्रित अयस्क है। अब ये जो हमारा Al2O3 है यह हमारा कौन सा अयस्क है, सांद्रित अयस्क है। यहाँ पर देखिए इस मेथड में यहाँ एक फिगर की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। आप एक ये जस्ट इसको देखिए कि यहाँ चाय का एक कप है। इस चाय के कप में आप देखिएगा, आप कभी कभी हम लोग जो एक चाय पीते हैं लाल चाय कभी कभी, तो उसमें आप देखते होइएगा कि चाय पत्ती जो होती है वो एक विशेष प्रकार के टिकिया में बंद की हुई वो डाली जाती है और आप उसको इसमें डालते हैं, और जितनी आपको कड़क चाय की आवश्यकता है, जितना आप उसमें चाय पत्ती मिलाना चाहते हैं, जितना आप उसका स्वाद लेना चाहते हैं, या जिस तरह से आप उसको आप हार्ड रूप में लेना चाहते हैं या सिंपल रूप में तो कम मिलाते हैं, कम घोलते हैं, और नहीं हार्ड लेते हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा मिलाते हैं ना। तो इसमें से क्या होता है कि जैसे जैसे हम घोलते चले जाते हैं, घोलने पर इसमें जो मिली हुई चायपत्ती है उनके कण इसमें आकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और हमारा रेड टी तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बॉक्साइड के रूप में, वो इस विशेष प्रकार के घोल में घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर लेता है, और फिर इसे हम जल से धोकर फिर इसे हम गर्म करते हैं तो अंततः हमें क्या मिल जाता है, सांद्रित अयस्क की प्राप्ति हो जाती है ना। हमें क्या मिल जाता है, सांद्रित अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। यह जो निच्छालन विधि है, इसे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यह निच्छालन विधि क्रिया जो है, इसकी सहायता से सिल्वर और गोल्ड, ये जो हमारा चांदी है, इस विधि से हम लोग चांदी को भी और सोना को भी इसकी सहायता से निष्कर्षण कर पाते हैं, है ना। इस निष्कालन विधि से सोना और चांदी का भी निष्कर्षण कर पाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सोना और चांदी का निष्कर्षण किया जाता है, और आपको दे देगा ऑप्शन में कि निच्छालन दे देगा, जारन दे देगा, फेन उत्प्लावन विधि दे देगा, है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि दे देगा, तो क्या होगा, निच्छालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निच्छालन। तो ये ध्यान रखना है कि सोना और चांदी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम लोग देख रहे थे। अभी तक जो हम लोगों का टॉपिक था वो था कि धातुओं का निष्कर्षण के क्रम में सांद्रण जो हम लोग करते हैं उस सांद्रण प्रक्रिया को देख रहे थे, है ना। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, सांद्रण के बारे में हम लोग देख रहे थे कि सांद्रण हम लोग किस तरह से करते हैं। इसमें आपने देखा था अयस्क का कूटना एवं पीसना, पहला प्रोसेस देख चुके हैं। दूसरा हम लोग देख रहे थे अयस्क का सांद्रण। ये सांद्रण में जो हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ था, इस दोनों टॉपिक के बारे में देखा। अब आइए हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो है धातुओं का पृथक्करण। तो हम लोग अब
धातुओं के पृथक्करण विधि के बारे में देखते हैं कि क्या होता है ये, है ना। तो आइए धातुओं के पृथक्करण विधि में हम लोग को कई विधियों से होकर गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहला है अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना। पहला है अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना। हम जो तीसरा विधि अपना रहे हैं उस निष्कर्षण में धातु कर्म का जो तीसरा विधि हमारा है वो है धातुओं का पृथक्करण। तो इस धातुओं के पृथक्करण में हम लोगों को दो स्टेप से होकर गुजरना होगा। पहला अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना और दूसरा धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। पहला है जो हमारा सांद्रित अयस्क है, उस सांद्रित अयस्क से हम लोग क्या करेंगे, उसके धातु को ऑक्साइड में बदलेंगे, और दूसरा है वो जो हमारा ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा उस ऑक्साइड रूप से हमें धातु को प्राप्त करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में जो बदल रहे हैं उसकी हमारे पास दो विधियां हैं, एक है निस्तापन और दूसरा है जारन। तो हम लोग दोनों को देखेंगे और फिर धातु के ऑक्साइड से धातु जो हम प्राप्त करेंगे उसमें हमारा पहला है प्रगलन और फिर है एल्युमिनियम द्वारा अपकरण, जिसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी कहते हैं। इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे और तब हमारा चौथा होगा धातुओं का शोधन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें। पहला हम लोग जो देख रहे हैं वो है निस्तापन। पहला हमारा क्या है, निस्तापन। तो आइए इसमें हम लोग देखें निस्तापन में क्या हो रहा है। अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना। नाम से ही स्पष्ट है, अयस्कों को के धातु के ऑक्साइड में बदल देना, अर्थात आपने जो सांद्रित अयस्क प्राप्त किया उन सांद्रित अयस्क को अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। उस ऑक्साइड में बदलने के लिए हमारा सबसे पहला है निस्तापन, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन नाम से भी जानते हैं। इस कैल्सिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए कहते हैं निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे, अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे अर्थात इतना गर्म करना है कि वो पिघले नहीं, द्रवणांक को पार न कर जाए, मेल्टिंग पॉइंट को पार न कर जाए, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे द्रवणांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ देखिए वायु की अनुपस्थिति में हम लोग जो अभी दो प्रोसेस देखेंगे, एक है निस्तापन और दूसरा है जारन। इसको बारीकी से समझिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में निस्तापन और जारन में क्या अंतर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो निस्तापन है, इस निस्तापन में कह रहा है वायु की अनुपस्थिति में, और जब आप जारन पढ़िएगा तो वहां है वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या कह रहा है, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए, ताकि अयस्क क्या हो जाए, ऑक्साइड में बदल जाए, है ना। यहाँ पर निस्तापन में क्या किया जा रहा है कि अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क क्या हो जाए, ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जरा सा। और एक चीज यहाँ पर ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा निस्तापन है यह कार्बोनेट ओर के लिए प्रयुक्त होता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह किसके लिए प्रयोग होता है, कार्बोनेट के लिए, है ना। आप स्टार्टिंग दौर में ही अयस्क में पढ़े थे कि अयस्क मूलकों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, है ना। तो उनमें ये हमारा है कार्बोनेट अयस्क। तो ध्यान रखना है कि निस्तापन जो है वो किसके लिए होगा, कार्बोनेट के लिए। कार्बोनेट मतलब क्या हो गया कि अंत में क्या होना चाहिए, CO3 होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, CO3 होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा CaCO3 है, MgCO3 है, ZnCO3 है। तो यहाँ पे जिसके अंत में CO3 लगा हुआ है वो कार्बोनेट अयस्क है और उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, निस्तापन का प्रयोग करेंगे, है ना।
तो आइए हम लोग ऐसा देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है CaCO3। क्या है? CaCO3। और यहाँ पर हम लोगों को गर्म करना है, तो गर्म का साइन दे दीजिए। और यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पहले लिखा हुआ है कि वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात यहाँ O2 से कोई मतलब नहीं है। तो वायु की अनुपस्थिति में इतना कस के गर्म करेंगे, इतना नहीं कि वो मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, ऐसा नहीं करना है, उससे नीचे। तो द्रवनांक से कम ताप पर उसको हम लोग गर्म किए, तो CaCO3 टूट कर क्या बना लेगा? CaO प्लस CO2 का निर्माण कर लेता है ना। तो ये धातु के ऑक्साइड में बदल गया। इसी तरह से हम ले लेते हैं ZnCO3 को। ये ZnCO3 जो है हमारा, इस ZnCO3 को जब हम लेते हैं तो ये क्या बना लेगा? ZnO प्लस CO2 बना लेगा, है ना। ये बना लेगा ZnO प्लस CO2 बना लेगा, अर्थात यहाँ भी देखिए ये क्या बन गया? उसका ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरह के प्रोसेस में हम कैल्सिनेशन में हम कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन वह विशेष प्रकार का प्रोसेस है जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, है ना, ये ध्यान रखना है, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क किस में आ जाए? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैल्सिनेशन प्रोसेस को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अयस्कों को यहाँ डालते हैं और गर्म, देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे होइएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म कर रहे हैं वायु की अनुपस्थिति में, तीव्रता से गर्म कर रहे हैं, इस तरह से गर्म कर रहे हैं कि यह क्या हो रहा है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है ना। और ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होकर इस रूप में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस को समझ पाए कि कैल्सिनेशन प्रोसेस वह प्रोसेस है जो द्रव्यनांक से नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में इतना कस के गर्म करें कि वह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। एक चीज याद रखना है हर हालत में कि यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? कार्बोनेट अयस्क के लिए। किसके लिए? कार्बोनेट अयस्क के लिए यह प्रयुक्त होता है। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा प्रोसेस देखते हैं, वो है जारन। दूसरा क्या है? जारन। तो चलिए हम लोग अब जारन को देखें। जारन क्या होता है? जारन को हम लोग भर्जन के नाम से भी जानते हैं, है ना। जारन का दूसरा नाम भर्जन भी है और इसे अंग्रेजी में हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। तो इसे हम लोग कई नामों से जान रहे हैं, जारन या भर्जन या रोस्टिंग। अब देखिए जारन या भर्जन या रोस्टिंग क्या है? हम तो कह सकते हैं सिंपली कि यह निस्तापन के अपोजिट हो रहा है, अपोजिट प्रक्रिया है। क्यों? चूंकि वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति थी और यहाँ क्या है? वायु की उपस्थिति है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा जो ये जारन है, निस्तापन में आपने देखा कि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन हमारा जो ये जारन है, ये जारन किसके लिए होगा? सल्फाइड अयस्क के लिए, है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इन सब टर्म से कि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त विधि है जारन, निस्तापन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि जारन किसके लिए है? सल्फाइड अयस्क के लिए। यह हमें ध्यान रखना है हर हालत में कि यह किसके लिए विधि है? सल्फाइड अयस्क के लिए विधि है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क आप लोग अच्छी तरह से जानते होगा। जैसे सल्फाइड अयस्क में आप कह सकते हैं ये ZnS है ना, ये PbS है, ये सभी क्या हैं? सल्फाइड अयस्क हैं। अब कहता है सल्फाइड अयस्क में, जारन में देखिए कहता है जारन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जैसी वायु की उपस्थिति देते हैं, अर्थात हम इसे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। वायु की उपस्थिति होगी तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि गर्म करने का काम दहन के पोषक तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी देखिए इसको भी हम लोग गर्म कर रहे हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे। तो कहता है यहाँ वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए, है ना। ताकि ऑक्साइड क्या, ये जो हमारा अयस्क है वो किस में बदल जाए?
ऑक्साइड में बदल जाए। यहाँ आप देखिए ZnS जो हमारा सल्फाइड एस्क है, इसे हम जब O2 में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? देखिए ZnO प्लस SO2, ये ZnO हो जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा? O2 में बदल जाएगा। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये PbS प्लस O2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा PbO प्लस ये बदल जाएगा SO2 में, है ना। आप इसको ये क्या हो जाएगा, PbO प्लस SO2। तो ये जो हमारा ZnS है, यह ZnS O2 की उपस्थिति में क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, और यहाँ पर SO2 यानी यहाँ पे जो अधातु का ऑक्साइड है, ये अधातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर बन रहा है। यहाँ PbS की भी वही हालात है ना। यहाँ PbO यानी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करके फिर आगे की ओर आसानी से बढ़ते चले जाएंगे, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ भी हम 2 दे देते हैं। चलिए, हमारा मुख्य रूप से टॉपिक अभी हमारा जो है वो है रिएक्शन में मुख्य रूप से अभी जो हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। आप लोग रिएक्शन बैलेंस करने में आप लोग माहिर हैं। हम लोग अभी इस टॉपिक को देखें, हमारा जो ये टॉपिक है इसको हम लोग देखें कि ये क्या हो रहा है ना। रिएक्शन को बैलेंस करना आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये कर लेंगे। तो यह हमारा ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके जिंक का ऑक्साइड बना दिया। उसी तरह से PbS जो है वो PbO यानी धातु का ऑक्साइड का निर्माण कर देता है ना। ओके, ठीक है। एक बार फिर से कह रहे हैं तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जारन विधि हम लोग देख रहे थे। जारन विधि में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ जारन विधि हम लोग देख रहे थे। तो जारन विधि में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, जैसा देखिए इसमें कि सिंपल है, जारन या भर्जन या रोस्टिंग, इसे हम लोग सल्फाइड एस्कों के लिए प्रयुक्त करते हैं। यह निस्तापन का जस्ट अपोजिट है। निस्तापन में आपने देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ है वायु की उपस्थिति में। तो कहते हैं जारन वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। यहाँ वही हो रहा है। ये जो हमारे दोनों दिख रहे हैं ये क्या हैं, सल्फाइड एस्क हैं। ये दोनों क्या हैं, सल्फाइड एस्क हैं। इन सल्फाइड एस्क को जब हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को जारन या भर्जन या रोस्टिंग कहा जाता है। आप यहाँ के बगल के प्रक्रिया में भी आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे उसी रोस्टिंग प्रोसेस को दिखाया गया है कि किस तरह से रोस्टिंग प्रोसेस हमारा संपन्न हो पा रहा है ना। आइए इसके जस्ट आगे के प्रोसेस को देखें, आगे के क्लास को देखें हम लोग। आगे है हमारा प्रगलन। इसमें आगे देखेंगे प्रगलन क्या होता है, अर्थात अब हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। चलिए धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे, यहाँ पर देखे कि ये CaO है ना। तो CaO प्राप्त हुआ था, चलो इसे हम लोगों को प्राप्त कर लेना है कैल्शियम। जैसे हमारा प्राप्त हुआ था ZnO, इसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे Zn, है ना। अभी अभी आप देख रहे थे PbO हमारा प्राप्त हुआ था, तो इस PbO से क्या प्राप्त कर लेंगे, Pb धातु प्राप्त कर लेंगे। अर्थात निस्तापन और जारन, इन दोनों से जो हम लोगों ने सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया, अब उस ऑक्साइड को बदलना है किसमें, धातु के रूप में। किसमें बदल देना है, धातु के रूप में। तो आइए धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में हम लोग सबसे पहला टॉपिक यहाँ देखें, प्रगलन क्या है। प्रगलन को हम लोग इंग्लिश में स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। प्रगलन को हम लोग इसमें किस नाम से जानते हैं, स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है, जैसा इसके बारे में देखते हैं। स्मेल्टिंग
सिंपल है, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु का निष्कर्षण करना प्रगलन कहलाता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु का निष्कर्षण करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग जरा सा कैसे ये प्रगलन की क्रिया संपन्न होती है, प्रगलन किस तरह से होता है, चलिए जरा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रगलन की क्रिया को किस तरह से हम लोग करेंगे जरा सा देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा CaO है, ये हमारा क्या है? CaO है। इसे हम लोग कोक के साथ गर्म करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं? कोक के साथ गर्म कर देते हैं। जैसे कोक के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? कैल्शियम धातु हमें प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये जो हम लोग Zn प्राप्त कर रहे थे, ZnO प्राप्त कर रहे थे, इसे आप कोक से रिएक्शन कराएंगे। कोक तो समझ ही रहे हैं, कोक मतलब क्या? कार्बन, है ना। तो कोक से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Zn धातु यहाँ प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग जैसे PbO है, इस PbO को हम लोग कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें Pb धातु मिल जाएगी और यहाँ पर हमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो हम लोग प्रगलन की प्रक्रिया में, स्मेल्टिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं? धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं। इस प्रकार करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि धातु का निष्कर्षण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को स्मेल्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं इस प्रोसेस को जैसा, ये हमारा लोहा यानी हेमेटाइट एस्क को जो हम लोग कर रहे हैं, इस हेमेटाइट एस्क जो हमारा वास्तव में ऑक्साइड एस्क है, इसका जो हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं जैसा देखिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये एक प्रकार का वात्य भट्टी है, इसको हम लोग कहते हैं वात्य भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस है ना। इस ब्लास्ट फर्नेस की प्रोसेस कैसे हो रही है जरा सा इसको देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस कैसे काम कर रहा है जैसा इसको देखते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस है और इसमें क्या किया जा रहा है? ऊपर से, ये ऊपर जो है ये कप एंड कोन टाइप के स्ट्रक्चर है। ये वास्तव में जो ये कप एंड कोन टाइप के स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं, इस कप एंड कोन टाइप के स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से चार्ज गिराते हैं। क्या गिराते हैं? चार्ज गिराते हैं। ये चार्ज क्या है? चार्ज वास्तव में ये Fe2O3 में हम मिला रहे हैं CaCO3 को और उसमें मिलाते हैं कोक। इन तीनों का मिश्रण चार्ज कहलाता है। इन तीनों का मिश्रण चार्ज कहलाता है। इस चार्ज को हम ऊपर की सहायता से हम यहाँ पे गिरा रहे हैं और हम लोग यहाँ क्या करते हैं? यहाँ से गर्म वायु, यहाँ देखिए गर्म वायु पंप है, इस गर्म वायु पंप की सहायता से नीचे से वायु को प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 1500 डिग्री सी है, यहाँ पर 1200 डिग्री सी है, यहाँ 800 से 1000 डिग्री सी है, ये 700 है, ये 400 है, ये 250 है। यानी नीचे से जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है इसकी टेम्परेचर घट रही है और ऊपर से हम लोग चार्ज गिरा रहे हैं। चार्ज गिरा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? Fe2O3 और CaO3 और कोक, यानी हमारा जो Fe2O3 हेमेटाइट एस्क है ऑक्साइड के रूप में, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये कोक, इन तीनों का मिश्रण। और ये तीनों का मिश्रण कैसे लेते हैं हम लोग? अगर 100 किलो हम Fe2O3 लेते हैं तो हमारा 3 kg CaCO3 है और 1 kg हमारा कोक है। ये इनका अनुपात है। इसी अनुपात में मिलाते हैं तो हम उसे चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम ऊपर से गिराते हैं। जैसे ही गिराते हैं तो गिराने पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रक्रियाएं होती है और प्रक्रिया होने के फलस्वरूप हमारा यहाँ पे लोहा जो है वो ढलवा लोहा के रूप में प्राप्त हो जाता है, पिघली हुई धातु के रूप में ये प्राप्त हो जाता है, जिसे हम बाहर कर लेते हैं और ऊपर में धातु मल इकट्ठा रहता है जो उस ढलवा लोहा को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है। उस ढलवा लोहा को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर धातुमल प्राप्त हो रहा है और नीचे ढलवा लोहा प्राप्त हो रहा है, ऐसा होने से क्या फायदा है? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ढलवा लोहा नीचे प्राप्त हो रहा है
और इसके ठीक ऊपर में धातुमल है। वह धातुमल, चूंकि ये ऑक्सीजन नीचे से जो ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ भी प्राप्त होगा, तो वह ऑक्सीजन निश्चित रूप से उस लोहा को पुनः ऑक्सीडाइज्ड करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रक्रम से बचाने का काम कौन करता है? धातुमल कर देता है ना। तो यहाँ पे धातुमल एक कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से स्मेल्टिंग प्रोसेस के फलस्वरूप हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम प्रोसेस देखें इसका दूसरा, जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। इसी एल्युमिनियम द्वारा अवकरण को हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसे हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, इसे हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाता है। अब एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण की क्रिया कैसे की जाती है? यदि कोई ऐसे विशेष धातु हैं जिस धातु का प्रगलन के द्वारा ऑक्साइड से धातु के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका, तो हम लोग क्या करते हैं? अब स्पेशल लाते हैं। यहाँ पर बस वही हालात है, जैसा देवता है वैसी पूजा की जा रही है, अर्थात जिस तरह का हमारा धातु है उस तरह से हम लोग प्रोसेस अपना रहे हैं, ताकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु प्राप्त कर लेना। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु प्राप्त कर लेना। तो हम धातु प्राप्त करने की दिशा में यदि प्रगलन से काम नहीं हुआ, तो अब हम एल्युमिनियम धातु का प्रयोग कर लेते हैं और उसकी सहायता से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं एल्युमिनियम द्वारा अवकरण की क्रिया कैसे होती है। कहता है जिस ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं हो पाता है ना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या कह रहा है कि जिस ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं हो पाता है, उसके लिए यह विधि है ना, उसके लिए ये विधि है। तो आइए जरा सा हम लोग देखें इस विधि को कि यहाँ पे वैसे धातु के ऑक्साइड को इस प्रयोग में लाएंगे जिसका अवकरण कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं हो पाया। उसके लिए हम लोग एल्युमिनियम धातु को ला रहे हैं, है ना। उसके लिए हम लोग किसको ला रहे हैं? एल्युमिनियम धातु को ला रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा सा देखें हम लोग कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग जरा सा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं चलिए, तो यहाँ देख रहे थे हम लोग जिस ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनोथर्मिक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में ये विधि में क्या किया जा रहा है, जरा सा देखिए इसको। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम के महीन चूर्ण, एल्युमिनियम को डस्ट रूप में ढाल लेते हैं और एल्युमिनियम के महीन चूर्ण और धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को, उस धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को जिसका हम लोग अवकरण कराना चाह रहे हैं, उस धातु के ऑक्साइड के मिश्रण को एक बंद कुशिबल में ले लेते हैं। यह मिश्रण थर्मिट कहलाता है। यह मिश्रण क्या कहलाएगा? थर्मिट कहलाएगा, है ना। यह जो मिश्रण है, यह मिश्रण क्या कहलाएगा? थर्मिट कहलाएगा। अब यहाँ जो हम लोग थर्मिट देख रहे हैं, जैसा ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम के महीन चूर्ण और धातु के ऑक्साइड को, धातु का ऑक्साइड मतलब जिसका हम लोग अभी कराना चाह रहे हैं, धातु प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके मिश्रण को एक बंद क्रूसिबल में ले लेते हैं। यह मिश्रण थर्मिट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मिश्रण के ऊपर Mg के चूर्ण और BaO2 का मिश्रण अल्प मात्रा में रख लेते हैं, है ना। यहाँ क्या करते हैं? अल्प मात्रा में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है। ये बेरियम ऑक्साइड BaO2 छोटा a होगा यहाँ पे, का अल्प मात्रा में रख लेते हैं। यह मिश्रण ज्वलन मिश्रण कहलाता है। यह मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाता है? ज्वलन मिश्रण कहलाता है। अब
देखिए यहाँ पे एक जलते हुए फीते से, यहाँ पे एल्युमिनियम के जलते हुए फीते से, यहाँ जो है ये यहाँ एल्युमिनियम का जलता हुआ फीता यहाँ छोड़ लिया गया है। तो एल्युमिनियम के जलते हुए फीते से ज्वलन मिश्रण में आग लगा देते हैं। ऐसा करने से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस उच्च ताप पर धातु का ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके धातु में बदल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इस विधि में एल्युमिनियम का जो हम विशेष प्रयोग कर रहे हैं, एल्युमिनियम की सहायता से जो हम अवकरण करना चाह रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो एल्युमिनियम का महीन चूर्ण लेंगे और धातु के ऑक्साइड का मिश्रण, इन दोनों को क्रूसिबल में लेकर एक मिश्रण तैयार करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मिट कहेंगे। इस मिश्रण के ऊपर में हम लोग बेरियम ऑक्साइड का मिश्रण लेकर मात्रा में रखकर इसका एक ज्वलन मिश्रण तैयार करेंगे और तब इसके फीते को ज्वलन मिश्रण में आग लगा देंगे, जिसकी सहायता से क्या होगा, तो वो धातु का ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके धातु में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक विधि। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक विधि। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो एल्यूमिनोथर्मिक विधि था, इसकी सहायता से हम लोगों ने आसानी से देखा कि किस तरह से उसके ऑक्साइड में हम लोग इसको बदल देते हैं, है ना। इसके ऑक्साइड में हम लोग बदल देते हैं। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे कि ये जो अयस्कों को, यहाँ जो धातुओं का पृथक्करण है, इस धातु के पृथक्करण में हम लोगों ने देखा दो स्टेप। पहला कि अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना, जिसमें हम लोगों ने निस्तापन को देखा और जारण को देखा, है ना। दूसरा था धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, जिसमें हम लोगों ने प्रगलन देखा, और दूसरा एल्यूमिनोथर्मिक विधि को देखा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है धातुओं का शोधन, है ना। अब जो धातु प्राप्त है, ये जो इतने प्रोसेस की सहायता से हम लोगों ने धातु प्राप्त किया, अब उस धातु में भी कुछ न कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, जो किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस के रूप में है। वो किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस के रूप में है। तो हम उस केमिकल सब्सटेंस को, उस तत्व को, उस यौगिक को अब हम लोग पृथक करेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं का शोधन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, धातुओं का शोधन। तो आइए हम लोग अब धातुओं के शोधन पर चलें। देखें हम लोग धातुओं का शोधन किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अब हमारा चौथा लास्ट टॉपिक, धातुओं का शोधन क्या होता है। ये जो धातुओं का शोधन है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। विभिन्न विधियों द्वारा जो हम लोग धातु प्राप्त किए हैं, उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, जो केमिकल सब्सटेंस के रूप में रह जाती है, इसलिए वे अशुद्ध होती है। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने का प्रक्रम धातुओं का शोधन कहलाता है ना। वो क्या कहलाएगा, धातुओं का शोधन कहलाएगा। तो हम लोग आज देखते हैं विभिन्न प्रकार के इसके प्रोसेस के बारे में। आइए, सबसे पहला प्रोसेस है श्रवण विधि। सबसे पहला हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, श्रवण विधि। इसमें हम लोग आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं, श्रवण विधि का प्रयोग करते हैं। और इस श्रवण विधि को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रवण विधि दिखाया भी गया है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि जो धातुएं आसानी से वाष्प में बदल जाए, जो धातुएं आसानी से वाष्प में बदल जाए, उसके लिए ये विधि प्रयुक्त होती है। अर्थात यहाँ पर जो हम लोग शुद्धिकरण करेंगे धातु का, हम लोगों को जो धातु प्राप्त हुआ है उसके शुद्धिकरण के लिए हम लोग जो लाए हैं, पहला हमारा श्रवण विधि है। इस विधि में क्या करेंगे, उन धातुओं का प्रयोग करेंगे जो आसानी से वाष्प में बदल जाए, है ना। तो उसके लिए यह विधि प्रयुक्त करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, अशुद्ध धातु को लोहे के रिटार्ट में, अशुद्ध धातु को लोहे के रिटार्ट में लेकर गर्म करते हैं। जो वाष्प निकलता है उसे एक अलग ग्राहक में इकट्ठा कर लेते हैं और वाष्पशील अशुद्धियां रिटार्ट में ही रह जाती। यानी हम लोग जो अयस्क से सांद्रित अयस्क प्राप्त किए, फिर उस सांद्रित अयस्क से हम लोग धातु के ऑक्साइड प्राप्त किए, फिर उस धातु के ऑक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त किए, धातु प्राप्त किए। उस धातु को
उनमें जो मिले भी कुछ अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रवण विधि करते हैं। इस श्रवण विधि में हम लोहे के एक रिटार्ट में उस अशुद्ध धातु को, जिसमें कुछ अशुद्धियां बची मिली हुई है, उसको हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमारा क्या होता है, चूंकि हम लोग पहले ही ले चुके हैं कि ऐसे हम लोग धातु को ले रहे हैं इसमें जो वाष्प में बदल जाए, तो जैसे ही रिटार्ट में लेकर उस अशुद्ध धातु को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा कि वो धातु वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वो हट जाएगी, और उसमें वो जो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगी उसको एक अलग ग्राहक में इकट्ठा कर लेंगे, है ना, और अवाष्पशील अशुद्धियां रिटार्ट में ही रह जाएगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसे दूर कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मान लेते हैं हम लोग इस तरह का एक पात्र ले लेते हैं। इस पात्र में हम लोग क्या किए हैं, इस पात्र में हम लोग क्या करें, उसको डाल के हम लोग उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऊपर से इस प्रकार का एक पात्र लेते हैं, है ना, और यहाँ पर ये जो वाष्प है, ये वाष्प इसमें इकट्ठा होता चला जाएगा, इसमें हम लोग इकट्ठा करेंगे, और जो अवाष्पशील पदार्थ रहेगा वो अवाष्पशील पदार्थ यहीं पे बैठा हुआ रह जाएगा, जिससे अशुद्धियां पृथक हो जाएगी और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ वाष्पशील रूप में जो हमें प्राप्त हुआ, है ना, यहाँ पे वाष्पशील रूप में जो हमें धातु प्राप्त हुआ, उसी धातु को फिर हम लोग कोहेशन के प्रोसेस से, संघनन की प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको ठंडा कर उसकी सहायता से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, है ना, और यहाँ अशुद्धियाँ जो होंगी वो बाहर निकल जाएगी। वो जो अशुद्धियाँ होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, है ना। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इस श्रवण विधि में हम लोगों ने क्या किया कि वैसे धातु का सिलेक्शन किया जो वाष्प में परिवर्तन हो सकता हो, वाष्प में परिवर्तनशील हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस अशुद्ध धातु को लोहे के रिटार्ट में लेकर गर्म करते हैं, फलतः वाष्प के रूप में निकल जाता है। यहाँ आपने देखा वाष्प के रूप में निकल गया, इसको यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर वाष्पशील धातु से फिर हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं, शुद्धतम रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ जो अवाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो रिटार्ट में ही रह जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो हमारी विधि से, हमारी एक्टिविटी से पृथक कर ली जाती है, अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, जिसका नाम है द्रवण विधि। नाम ही है द्रवण विधि। द्रवण विधि मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। जैसे ही नीचे से गर्म करेंगे, यहाँ देखिए दिखाया भी गया है, यहाँ अशुद्ध धातु है, इस अशुद्ध धातु को हम लोग यहाँ से नीचे से गर्म कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, धातु आसानी से पिघल जाएगा, और धातु आसानी से पिघल कर वो आगे की ओर आ जाएगा, और इस पात्र में हम लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी। और जो अशुद्धियाँ होगी वो पिघलेगी नहीं, वो चूंकि जस्ट वैसे की तैसे वैसे ही रह जाएगी, तो उससे हम लोग अशुद्ध धातु को, अशुद्धियों को पृथक कर देंगे, है ना। यहाँ देखिए, जो धातु आसानी से पिघल जाए उसके लिए यह विधि प्रयुक्त होती है। जो धातु आसानी से पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, उसके लिए यह विधि है। यहाँ क्या किया जा रहा है, अशुद्ध धातु को एक भट्टी में ढालुए सतह पर रख देते हैं, इस ढालुए सतह पर रख देते हैं और गर्म करते हैं। ऐसा करने से धातुएं पिघलकर बह जाती है और अशुद्धियां ढालुए सतह पर ही रह जाती है। यह मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, टीन धातु के लिए। यहाँ क्या किया जा रहा है, वो जो टीन धातु है उसको हम लोग यहाँ से गर्म करते हैं, टीन पिघलकर आगे की ओर प्राप्त हो रहा है इस पात्र में, जिससे हमें शुद्ध टीन प्राप्त हो जाती है और अशुद्धियाँ नहीं पिघलती, जिसके कारण ये अशुद्धियाँ यहीं रह जाती है और बाद में इसको उस पात्र से, उस व्यवस्था से पृथक कर लिया जाता है और हमारे टीन धातु का शुद्धिकरण हो जाता है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैद्युत शोधन विधि को। हम लोग अब देख रहे हैं वैद्युत शोधन विधि को। इसे हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा विधि है जिसमें बहुत सारे धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है ना। देखिए, यह विधि द्वारा तांबा यानी Cu, जिंक यानी Zn, टीन यानी Sn, निकल Ni, सिल्वर, गोल्ड यहाँ सिल्वर है, तो इन सारी चीज़ों को, एल्युमिनियम, इन सब का
जो शोधन करेंगे वो हम लोग इसी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग विधि के द्वारा करते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग धातु ऑक्साइड से जो हम लोग धातु प्राप्त किए हैं, उस धातु पर जो कुछ अशुद्धियां हैं, हम लोग उसको ध्यान से देखिए, ये जो कुछ अशुद्धियां हैं, इसमें लगी हुई जो अशुद्धियां लगी हुई है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसे हम लोग एनोड के रूप में ले लेते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, एनोड के रूप में, और इसी धातु का बना हुआ हम लोग एक कैथोड बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कैथोड बना लेते हैं, और इसे हम लोग इस तरह के विद्युत अपघटनी पात्र में डालकर फिर इसे हम लोग इस तरह से जोड़ लेते हैं, विद्युत धारा से सप्लाई करके यहाँ एक विशेष प्रकार का विद्युत अपघटनी घोल डालते हैं और तब विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें जितनी भी ये जो मेल्ट करेगा, तो ये जो धातु हैं वो धातु मेल्ट करके इस कैथोड पर चले आएंगे। चूंकि एनोड हमारा क्या है, प्लस है, और कैथोड हमारा क्या है, माइनस है, तो स्वाभाविक है कि प्लस किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, है ना। प्लस का अट्रैक्शन माइनस की ओर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेल्ट करके ये माइनस पे आके कलेक्ट होना शुरू कर देंगे। इससे धीरे धीरे ये पतला होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। बाद में इससे हम लोग शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेंगे। उसी बातों को यहाँ लिखा गया है। देखिए यहाँ इसमें अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु को कैथोड बना लेते हैं। आप जिस धातु का करना चाह रहे हैं, जो अशुद्ध रूप में अभी अभी जो आपने सांद्रित किया, सांद्रित से फिर उसको धातु के ऑक्साइड के रूप में बदला, फिर धातु के ऑक्साइड से धातु के रूप में बदला, अब उसमें जो कुछ कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, उन अशुद्धियों वाले धातु को हम लोग एनोड के रूप में और उसी धातु का शुद्ध धातु के रूप में लेकर उसको कैथोड के रूप में बना लेते हैं। और धातु के एक लवण का विलयन, यहाँ जो अभी अभी हमने बताया था, लवण का विलयन विद्युत अपघटन के कार्य करता है, उसके रूप में लेते हैं। विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में चली जाती है और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। यहाँ से ये निकलकर, यहाँ से जो ये निकल रहा था इस पर जाके कलेक्ट हो रहा था, है ना, यहाँ से निकलकर इस पर जाके कलेक्ट हो रहा था, तो जमा हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में ही चली जाती है, जबकि अविलय अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं। यहाँ पर अशुद्धियाँ नीचे में जमा हो जाएगी, वो पृथक हो जाएगा और हमारे कैथोड पर क्या होगा, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें मांड विधि। ये विधि जो है, इस विधि में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये अशुद्ध धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ 330 से 350 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील प्रकृति वाला यौगिक में बदल जाता है और इसे अपघटित करके शुद्ध धातु में प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, निकेल के लिए। यह विधि किसके लिए है, निकेल के लिए, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये निकेल है, यह क्या है, निकेल धातु है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 4 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड अणु ले लेते हैं और इसमें यहाँ पे 330 से 350 केल्विन ताप पर इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बनाता है, जो NiCO4 ये इस कंपाउंड का निर्माण कर लेता है ना। और अब ये जो बनाया NiCO4 का निर्माण कर रहा है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इससे भी ऊंचे ताप पर हाई टेम्परेचर पर हम इसे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप यह टूट जाएगा Na+4CO में। अब ये जो हमारा निकेल है यह प्योर है। अब ये जो हमारा निकेल है वो क्या है, प्योर है। इस तरह से शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि निकेल धातु का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हमें याद रखना है किस विधि द्वारा,
मांड विधि द्वारा किया जाता है ना। और अब आइए हम लोग, एक है हमारा वॉन आर्केल विधि, ये हमारा लास्ट देखेंगे हम लोग, वॉन आर्केल विधि। इस विधि में क्या है, अशुद्ध धातु को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन के साथ गर्म करें। जैसे इससे जस्ट पहले विधि में, मॉन्ड विधि में आपने क्या देखा कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं ना। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा, इसमें आपने क्या देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको गर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आयोडीन के साथ उसको गर्म करते हैं, और आयोडीन के साथ गर्म करके हम लोग इसको शुद्धतम रूप में ढाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा ज़िरकोनियम, इसको हम लोग आयोडीन के साथ गर्म कर रहे हैं। लगभग इसको 800 केल्विन पर इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप बन जाता है ZnI4, है ना। क्या बन जाता है, ZnI4 बन जाता है। ये जो हमारा ZR है ज़िरकोनियम, इसको ट्वाइस I2 के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मिल जाता है ZrI4, है ना। अब क्या करेंगे, फिर इसको लेकर ज़िरकोनियम I4 को, ZrI4 को हम लोग अब क्या करेंगे, लगभग 1800 केल्विन ताप पर, यानी काफ़ी उच्च ताप पर इसे गर्म करते हैं, तो हमें शुद्धतम रूप में ZR की प्राप्ति हो जाएगी, प्लस हम जो आयोडीन लिए थे वह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो ZR मिला, ये हमारा क्या है, प्योर मेटल है। अब जो ये GR मिला, वो ZR मिला, वो हमारा क्या है, प्योर मेटल। तो इस प्रकार से आपने आज विभिन्न प्रकार के प्रोसेस की सहायता से जाना कि किस तरह से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं हम लोग। इस धातुओं के निष्कर्षण के प्रोसेस में आपने बारीकी से समझा कि किस तरह से हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं। आपने अच्छे ढंग से निश्चित रूप से समझा होगा कि हम लोग पृथ्वी के भूपटल से, पृथ्वी के अर्धक्रस्ट से जो हम लोग अयस्क खनिज प्राप्त कर रहे हैं, नहीं, सबसे पहले तो हम लोग खनिज देखते हैं। तो हम लोग जो खनिज प्राप्त कर रहे हैं, उन खनिज में जो कम लागत, सुगमता पूर्वक प्राप्त होने वाला हमारा, जिससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। और वो अयस्क मूलकों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बहुत सारे अयस्कों को देखा। उन अयस्कों से हम लोग जो धातु प्राप्त करते हैं, उनकी कई विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला, उसी जो प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। ये जो हम लोग धातु कर्म कहते हैं, ये धातु कर्म अर्थात अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधियां में 4 प्रमुख, पहला आपने देखा अयस्क का कूटना एवं पीसना, है ना। दूसरा आपने देखा अयस्क का सांद्रण। तीसरा आपने देखा आज के टॉपिक में अयस्क धातु का पृथक्करण, है ना। और चौथा आपने देखा धातु का शोधन, है ना। तो इस तरह से आपका धातु कर्म प्रोसेस खत्म हुआ। आज यहीं धातु का निष्कर्षण के संदर्भ में प्रयुक्त आने वाली विभिन्न प्रकार के टर्म्स, विभिन्न प्रकार के मेथड समाप्त हुए। कल के लाइव क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं